हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का कुछ लेक्चर्स आप लोगों को मिला होगा। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स आपका पहला लेसन है, प्रकाश, लाइट से संबंधित है। अब प्रकाश में जितने भी टॉपिक आते हैं, आज एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो क्या है प्रकाश, लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, प्रकाश तो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश सूर्य से ही तो आ रहा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अंधेरा है, अंधेरे में तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते, देखेंगे तब जब हमको प्रकाश मिलेगा। यानी बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देखा नहीं जा सकता। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारा प्रकाश हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, प्रकाश में दो चीज आती हैं। एक होती हैं दीप्त वस्तुएं और दूसरा हमारा होता है अदीप्त वस्तुएं। अब दीप्त और अदीप्त है क्या? देखिए, यह समझना जरूरी है। पेपर में तो नहीं आएगा, पेपर में तो यह पूछा जा सकता है, लेकिन दीप्त और अदीप्त के लिए जानकारी रखनी चाहिए। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं, उनको किसी दूसरे की आवश्यकता होती है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, क्या सूर्य है आपका, सूर्य का स्वयं प्रकाश है कि किसी से प्रकाश ले रहा है? किसी से प्रकाश लेता नहीं है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है। यानी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं उन्हें अदीप्त कहते हैं, उन्हें दीप्त कहते हैं। और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी और से प्रकाश लेकर वह चमकते हैं, ये अदीप्त कहते हैं। चलिए, दीप्त के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य आपका, सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए वह दीप्त में आएगा। आगे आपका जैसे ले लेते हैं चंद्रमा। अब बताइए, चंद्रमा दीप्त है का अदीप्त है? अदीप्त है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से प्रकाश लेकर ही तो चमकता है रात में। तो चंद्रमा आपका अदीप्त हो गया। तारे क्या है? आप लोग कहेंगे कि नहीं, तारे तो दीप्त हैं क्योंकि तारे अदीप्त हैं, सूर्य से प्रकाश देते हैं। यह गलत है। तारों का स्वयं का अपना प्रकाश होता है, वह किसी से प्रकाश नहीं लेते हैं। वह बहुत दूर होते हैं सूर्य से, और सूर्य से बहुत बड़े भी होते हैं। तो तारे क्या होते हैं? तारे आपका किस में आएगा? दीप्त में, क्योंकि तारों का स्वयं का प्रकाश होता है या किसी से प्रकाश लेते नहीं। चंद्रमा के बाद आ गया जैसे पृथ्वी हो गया, या लकड़ी हो गया, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। बल्ब हो गया, बल्ब किसी से प्रकाश लेता नहीं है, बल्ब तो करंट से जलता है ना। ये थोड़ी कि वह किसी से प्रकाश दिया जा रहा है तो जलता है। बल्ब का स्वयं प्रकाश होता है, इसलिए जो बल्ब होता है वह भी आपका दीप्त है। रेडियम आप लोग देखे होंगे, घड़ी पहने होंगे। पहले की घड़ी क्या होती थी कि हम टॉर्च जलाते थे रात में तो हमको दिखाई देता, रेडियम होता था वह। तो रेडियम भी क्या है आपका? अदीप्त, क्योंकि वह प्रकाश लेकर ही तो चमकता है। तो ये आपका दीप्त और अदीप्त के बारे में एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दीप्त और अदीप्त के बाद हम लोग आते हैं परावर्तन के। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यही बोर्ड है, ध्यान समझिएगा। यह बोर्ड आपका एक शीशा की तरह है, जिसमें चेहरा देखते हैं डेली। यही शीशा है आपका। आप अगर टॉर्च जलाएंगे शीशा के सामने तो क्या आर पार जाएगा? नहीं, प्रकाश तो पुनः वापस आ जाएगा। अब लाइट आपने जलाया, टॉर्च जलाया तो प्रकाश वापस आ गया। अब टॉर्च ऐसे ले लीजिए, जैसे हम टॉर्च इस तरह जलाएंगे तो प्रकाश यहाँ पर टकरा कर पुनः ऊपर चला जाएगा।
तो वही आपका प्रकाश का परावर्तन की घटना बताएगा। चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यह आपका शीशा यानी कोई मिरर है। शीशा इस प्रकार, मिरर इस प्रकार लिया गया है कि प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे पॉलिश यानी लेप लगाया गया है जिससे प्रकाश आर पार ना जाए। जैसे घर पे ही शीशा है, कभी टूटा हुआ होता है तो देखते हैं कि पीछे कुछ कलर किया होता है जिससे प्रकाश आर पार न जाए। तो यह पॉलिश किया हुआ है शीशा के पीछे। अब हमने मान लिया कि यहाँ से प्रकाश डाला, हमने यहाँ से क्या डाल दिया? प्रकाश डाल दिया। जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को हम लोग, जो किरण आती है उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं। अब क्या यह प्रकाश आर पार जाएगा? नहीं, यह आएगा और टकराने के पश्चात इधर ही तो मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर पार नहीं जाएगा, पीछे पॉलिश किया हुआ है। जैसे लाइट यहाँ से जलाएंगे तो पुनः ऊपर जाएगा, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लाइट जलाया तो क्या होगा? प्रकाश ऊपर चला जाएगा। यह आपतित किरण है और परावर्तित होके गया है, तो यह कौन सी किरण कहलाएगा? आपका परावर्तित किरण कहलाएगा। यह आपका परावर्तित किरण हो गया। और बीचों बीच में एक किरण खींच दीजिए, रेखा खींच दीजिए, यह 90 अंश के कोण पे एकदम सीधे सीध होगा, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है ना? अभिलंब हो गया आपका। अब बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु हो गया। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण यही तो आ रही है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पुनः टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाता है। या जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह या दर्पण पर आपतित होता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है? अब देखिए पॉलिश ही तो इस पे लगा है, क्या इस पे परावर्तन नहीं होगा? अंधेरे में आप लाइट जलाइए ऐसे, तब भी लाइट जाएगा। यह प्रकाश का परावर्तन की घटना होती है। यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, आपतित किरण के साथ बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण हो गया। अब यह क्या बोलेगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। यह भी याद करेंगे क्योंकि आपको क्लास 12th में या 10th दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है ना? प्रकाश चैप्टर। तो परिभाषा क्या होगी प्रकाश का परावर्तन का? तो प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा हम लोग लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होता है तो वह टकराव के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है या वापस आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आप लोग कई तरीके से दे सकते हैं या बुक्स वगैरह में कई प्रकार से दिए गए होंगे। तो आप लोग फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश की किरण जब चिकने सतह पर या किसी दर्पण पर आपतित होता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद उसके कुछ नियम हैं, नियम जान लेते हैं कौन कौन से नियम होते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के केवल दो नियम लिखेंगे। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। यह दोनों नियम है कौन से? यह बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम देखिए ध्यान से कि आपको दो कोण दिखाई दे रहे होंगे, एक कोण आई दिखाई दे रहा होगा और एक कोण आर। यह हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर है। या लिख देंगे कि कोण आई को क्या नाम देते हैं? आपतन कोण।
आपतन कोण बराबर क्या होता है आपका परावर्तन कोण के। यह हो गया आपका। और एक नियम और है, दूसरा नियम। किरण कौन कौन सी दिखाई दे रही है? एक आपका आपतित किरण है, तो देखेंगे आपतित किरण, और दूसरा क्या है आपका परावर्तित किरण, तथा एक किरण और दिख रहा होगा अभिलंब। अब कहाँ खींचा गया है ये सब? आपतन बिंदु। इस बिंदु ओ को बोलते हैं आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दोनों नियम कंप्लीट हुआ आपका। यह प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट होता है। प्रकाश के परावर्तन में ही आगे हमारा टॉपिक आएगा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में आपका दो दर्पण आता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो उत्तल और अवतल क्या होता है यह जानिए। हम लोग प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कर चुके हैं। आगे हमारा आता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या है? देखिए, आप लोग गेंद देखे हैं, गेंद कैसा होता है? बीच में खोखला होता है। तो एक गेंद ले लीजिए, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले के समान होता है। यह खोखला गेंद कैसा होता है आपका? बीच में खोखला ही तो होता है। अगर हम गेंद को बीच में दो बराबर भागों से बांट दें तो आपका दो प्रकार का चित्र प्राप्त होगा। अब दोनों प्रकार की आकृति कौन कौन सी बनेगी? यानी गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले के समान होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले के समान होता है। अगर हम खोखले गोले को दो भागों में बांट दें, काट दें, तो दो आकृति बनेगी। अब दोनों आकृति में जो प्राप्त होगा वह क्या होगा? देख लीजिए, एक इस तरह आकृति प्राप्त होगी और एक इस तरह आकृति प्राप्त होगी। अगर हम दोनों आकृति में कुछ चेंज करना चाहें, हम क्या कर दें कि बाहर से पॉलिश कर दें। अगर बाहर से पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश आर पार जाएगा नहीं। अब इसमें अंदर से पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश कर दिया गया। चलिए, अब आपका यह कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। और यह कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण। अब परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण ही तो यह है। यह दोनों आपका कहां से प्राप्त हुआ? गोलीय दर्पण से प्राप्त हुआ, अवतल और उत्तल। अब देखिए, गोलीय दर्पण यानी ऐसा गोलीय दर्पण, परिभाषा बता रहे हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया हो और आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यह आपका उभरा हुआ भाग कहलाएगा और यह आपका आंतरिक भाग कहलाएगा। इसकी परिभाषा क्या बनेगी उत्तल दर्पण की? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश किया गया हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई हो तथा आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा तो आप लोग लिख लेंगे, हमको आशा है कि आप लोग लिख लेंगे। देख लीजिए, बता दे रहे हैं परिभाषा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर पॉलिश की गई हो तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दोनों दर्पण की पहचान हो गई, एक अवतल एक उत्तल दर्पण की।
अवतल और उत्तल दर्पण के पश्चात हम लोग कुछ परिभाषा जान रहे हैं। अब वो परिभाषा कौन कौन सी होती है देख लीजिए। तो परिभाषा कौन कौन सी बनेगी, हम दोनों दर्पण का फिगर बना रहे हैं। देखिए आप लोग बताइए कौन सा दर्पण है। उभरे हुए भाग पर हम पालिश करते रहे हैं और आंतरिक भाग खाली करते रहे हैं। यह आपका कौन सा दर्पण काम आएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहां पर अगर अवतल दर्पण के यह बीचों बीच से एक रेखा खींच दें, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण यह हो गया और अवतल दर्पण के या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। हमने यहां पर बना दिया क्या, ध्रुव बन गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर भी एक फिगर हम बना रहे हैं। फिगर आप लोग पहचान सकते हैं। आंतरिक भाग पर हमने पालिश कर दिया और गोलीय दर्पण कोई भी हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। या आपका बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम ध्रुव जिसे P से डिनोट करते हैं। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष भी क्लियर हो गया आपका। चलिए दोनों के लिए परिभाषा वही लागू होगा, केवल गोलीय दर्पण का नाम लेंगे। ठीक है, अब परिभाषा क्या बनेगी, हम लोग कुछ और इसी में जान लेते हैं, परिभाषा भी लिख लेंगे। एक आता है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, यह आपका गोलीय दर्पण है ना, जो भी प्रकाश, अच्छा बताइए प्रकाश के लिए हमें एक चीज बताना भूल गए, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है। अब टार्च जलाएंगे तो क्या प्रकाश तिरछा जाएगा, इधर उधर जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा? नहीं, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। और प्रकाश की चाल हमेशा कितनी होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोग नोट करेंगे। प्रकाश सरल रेखा में चलती है और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो प्रकाश की चाल के लिए इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए मुख्य फोकस क्या है, तो जब भी प्रकाश चलाएंगे आप लोग तो किसके समांतर चलाएंगे, यह आपकी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें, यह आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें। अब क्या यह प्रकाशित किरणें आर पार जाएंगी, नहीं, क्योंकि पीछे पालिश किया हुआ है तो आर पार जाएंगे नहीं। तो मुख्य अक्ष के समांतर तो अब प्रकाश की किरणें गई। अब देखिए किधर मुड़ेंगी, अगर आर पार नहीं जाएंगी तो किधर तो मुड़ेंगे ही। जैसे टार्च जलाएंगे तो मुड़ता है, तो इस पर भी तो मुड़ना चाहिए। अब देखिए जिधर झुकाव होगा उधर मुड़ेगा। ऊपर का कोण देखिए और नीचे का कोण देखिए, किधर गैपिंग ज्यादा दिख रही है, नीचे की तरफ, तो आपका प्रकाश किधर मुड़ जाएगा, नीचे। तो क्या परिभाषा बना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है उसी को हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। ये आपका मुख्य फोकस हो, परिभाषा भी होगी। अब इसमें कैसे बनेगा, यह आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें आर पार तो जाएंगे नहीं, किधर मुड़ेंगे, नीचे कि ऊपर। यह देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें ऊपर जाएंगी क्योंकि गैपिंग ऊपर ज्यादा है तो ऊपर जाएंगी। लेकिन यह कहीं से तो होकर जाना चाहिए, बिना बिंदु के तो मुख्य फोकस बनेगा नहीं, बिना बिंदु के मुख्य फोकस हमारा बनेगा नहीं। तो क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि यह प्रकाश की किरणें जो जा रही है यहां से जा रही है, इसी को मुख्य फोकस बना दीजिए, बन गई परिभाषा। दोनों को ये एक साथ कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें, यहां पर परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। किसके लिए, अवतल दर्पण से।
और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल आपका वास्तविक के लिए माना जाता है और उत्तल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो मुख्य फोकस हो गया आपका। मुख्य फोकस के बाद आता है आपका, देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव है तो फोकस दूरी भी लिख सकते हैं आप लोग। फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, मुख्य फोकस कैपिटल एफ और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। इसमें परिभाषा कहां बनेगी? मुख्य फोकस यही है और ध्रुव यही है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहेंगे। चलिए आगे आता है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यहीं कहीं होगा। अच्छा, जब गोले से आप लोग ही तो ये इसको प्राप्त किए हैं, गोलीय दर्पण से ही तो प्राप्त किए हैं दोनों दर्पण। गोलीय दर्पण का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो यहां तक परिभाषा हो गई। इसमें वक्रता केंद्र कहां बनेगा? जिधर फोकस होगा। इसमें फोकस यहां पर था तो वक्रता केंद्र इधर, इसमें फोकस यहां पर है तो वक्रता केंद्र इधर बनेगा। तो इसके लिए दोनों परिभाषा लागू हो गई। एक परिभाषा और आता है वक्रता केंद्र के बाद, वक्रता केंद्र हो गया हमारा। वक्रता केंद्र के बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता से संबंधित वक्रता को ले लीजिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी परिभाषा क्या बनेगी? वक्रता केंद्र और ध्रुव, हमेशा कोई परिभाषा ध्रुव से ही लेना है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो हमने यह सब जाना, तो हम इसका सब परिभाषा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्लास 10th वालों के लिए यह जरूरी है कि जितना पढ़ाया गया आप लोग उसको सब्जेक्ट में जरूर कंप्लीट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आता है उसको हम समझाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस परिभाषा हमारा हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए वही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब और भी कुछ परिभाषा उसको लिख लेते हैं, यह आप लोग परिभाषा याद रखेंगे और दोनों को परिभाषा एक भी बना सकते हैं। मिक्सचर कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। इसमें गोलीय दर्पण आएगा, उत्तल और अवतल नाम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यह दोनों परिभाषा हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमने लिख लिया है। पहला आपका आता है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण यही है, मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को ध्रुव कहते हैं और गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु ध्रुव कहते हैं और गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और यह ध्रुव हो गया। फोकस दूरी क्या है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना अध्ययन करने के बाद दो टॉपिक आपका शेष बच जाता है, 2-3 टॉपिक। एक आता है कि आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो जान लेते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही है कि यह बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यह फॉर्मूला आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। यह बराबर r/2 कहिए या r बराबर 2 बटे में है
गुणा हो सकता है एफ में, तो 2f आएगा, एफ बराबर r/2 और r बराबर 2f। एक परिभाषा आपका है लेंस की क्षमता, दर्पण की क्षमता वो तो अगले में आएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग याद करेंगे और जो भी टॉपिक से बचता है उसको हम बताएंगे और इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं। गोलीय दर्पण में दो चीज होता है, तीन चीज है। एक आपका ध्रुव हो गया, ध्रुव के लिए आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी को किसी इग्नोर करते हैं एफ से, वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को वी से। यू वी अपने एक रिलेशन होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस पर आधारित आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के लिए हम यह सब बताएंगे आप लोगों को, आप लोग इतना अध्ययन करके आप लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।